नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्मू के फैक्ट पर। आज की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। यह एक ऐसी सनसनीखेज घटना है जिसमें मरी हुई बेटी शिखा दुबे के अंतिम संस्कार के बाद वही बेटी पुलिस के सामने जिंदा खड़ी मिलती है। ऐसा क्या हुआ उस दिन? कौन था दीपू यादव और क्या है इस रहस्य का सच? इस कहानी के हर मोड़ पर छुपा है सस्पेंस और रहस्य। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार है शिखा दुबे। शिखा दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थीं। 2011 में शिखा पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थीं। शिखा देखने में बेहद मासूम और शरीफ थीं। शिखा 10 जून 2011 को कुछ जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलती हैं। वह घर वालों को कहकर जाती हैं कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, मगर काफी देर हो जाती है और वह वापस नहीं लौटती। जैसे जैसे शाम ढलती है, परिवार वालों की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। जब काफी अंधेरा हो जाता है तो परिवार वाले अपने स्तर से शिखा की खोजबीन शुरू कर देते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों तक को फोन किया जाता है, मगर शिखा की कोई जानकारी नहीं मिलती। जब शिखा का कहीं भी पता नहीं चलता तो हारकर शिखा के पिता रामप्रकाश दुबे गोरखपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस वाले रामप्रकाश दुबे से पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी पर शक है। जवाब में वह दीपू यादव का नाम लेते हैं। रामप्रकाश के मुताबिक दीपू यादव उनके पड़ोस में रहता था और अक्सर उनकी बेटी को परेशान किया करता था। शक जताए जाने के बाद पुलिस तुरंत सक्रिय होती है और दीपू यादव के घर पहुंचती है। यहां आकर पता चलता है कि दीपू यादव खुद भी लापता है। पुलिस दीपू यादव और शिखा दोनों की तलाश में लग जाती है। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस को सरयू कैनाल कॉलोनी के पास के जंगल में एक लड़की की लाश मिलती है। ये लाश बुरी तरह से बिगड़ी हुई थी और चेहरा पहचानना मुश्किल था। लाश मिलने की सूचना पर पुलिस शिखा के परिवार को बुलाती है। हालांकि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मगर शव के कपड़े, चप्पल और गले का काला धागा देखकर परिवार शव की पहचान शिखा के रूप में करता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। रिपोर्ट में पता चलता है कि गला दबाकर हत्या की गई थी। लड़की के चेहरे को धारदार हथियार से काटा गया था और भारी चीज से हमला किया गया था। इसके अलावा यौन उत्पीड़न और शरीर के जलाए जाने की भी पुष्टि होती है। इस दरिंदगी की खबर सुनकर लोग गुस्से में आ जाते हैं। पोस्टमार्टम के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाता है और विधिवत उसका अंतिम संस्कार होता है। घटना बड़े पैमाने पर चर्चा में आ जाती है और पुलिस पर हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव बढ़ता है। शिखा के पिता ने दीपू यादव पर शक जताया था, इसलिए पुलिस दीपू को प्राइम सस्पेक्ट मानकर जांच शुरू करती है। दीपू से जुड़े दर्जनों लोगों को उठाया जाता है। पुलिस दीपू के 50 से ज्यादा दोस्तों से पूछताछ करती है, मगर दीपू का कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार पुलिस को दीपू का एक करीबी दोस्त मिलता है जो बताता है कि दीपू अक्सर सोनभद्र आया जाया करता था। पिछले कुछ दिनों में उसने सोनभद्र का जिक्र भी कई बार किया था। अब गोरखपुर पुलिस सीधे सोनभद्र का रुख करती है और दीपू यादव की तलाश में सोनभद्र शहर का कोना कोना छान मारती है। तलाश कई घंटों तक होती रहती है, मगर कहीं भी दीपू यादव का पता नहीं चलता। फिर भी पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी तलाश जारी रखते हैं। इसी तलाश के क्रम में वे एक ऐसे घर के पास पहुंचते हैं जो अंदर से बंद था। पुलिस वाले आकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कई बार दस्तक देने के बाद एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने वाली लड़की को देखकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि शिखा दुबे नाम की लड़की ने खोला था। वही शिखा जिसका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने बस अभी अभी किया था। शिखा दुबे के कातिल को पुलिस तलाश कर रही थी और वही शिखा दुबे अब पुलिस के सामने खड़ी थी। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुलिस वालों ने शिखा दुबे को कैसे पहचाना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब शिखा दुबे के पिता ने बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो उन्होंने शिखा दुबे की कुछ तस्वीरें भी पुलिस वालों को दी थीं। शिखा दुबे को जिंदा देखकर हैरान होते हुए पुलिस वाले मामला समझने की कोशिश करते हैं और तुरंत घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। कमरे में पुलिस वालों को कोई और नहीं बल्कि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट दीपू यादव दिखता है। मतलब जिस लड़की शिखा दुबे की हत्या हुई थी और जिस लड़के दीपू यादव पर हत्या का इल्जाम लगा था, वे दोनों एक ही घर में सोनभद्र में साथ रह रहे थे। यहाँ एक और बड़ा सवाल यह था कि जिस शिखा दुबे का कत्ल हुआ था वह तो पुलिस को जिंदा मिल गई थी, तो अभी अभी परिवार वालों ने जिस लड़की को अपनी बेटी मानकर अंतिम संस्कार किया था वह कौन थी? उसकी हत्या किसने की थी? अब पुलिस इन सभी सवालों का जवाब तलाशने में लग जाती है। इन सभी सवालों का सटीक जवाब कोई दे सकता था तो वह शिखा दुबे ही थी। इसलिए पुलिस वाले इन दोनों को सोनभद्र से गिरफ्तार करते हुए गोरखपुर लेकर आते हैं और यहाँ इन लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है।
अब इस पूछताछ में हिला देने वाला खुलासा होता है कि दीपू यादव भी इसके कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसके घर के आसपास ही रहता था। कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती है और देखते ही देखते शिखा दुबे तथा दीपू यादव एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाने लगते हैं। दुनिया की नजरों से बचकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। मगर इस प्यार की खबर आखिरकार शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाती है और वे शिखा दुबे पर कई तरह की पाबंदियां लगा देते हैं। इस कारण दीपू यादव और शिखा दुबे का मिलना जुलना बंद हो जाता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहता है, मगर मौका मिलते ही फिर से शिखा और दीपू मिलने जुलने लगते हैं और मौका मिलते ही गोरखपुर के ही एक मंदिर में जाकर 18 अप्रैल 2011 को चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों इस बात की भनक किसी को नहीं लगने देते हैं और अपने अपने घर पर रहने लगते हैं। अब दीपू यादव शिखा को अपने साथ रखने का प्लान बनाने लगता है। इन दोनों को अच्छे से पता था कि अगर परिवार वालों को बता भी दिया कि हमने शादी कर ली है, तब भी परिवार वाले नहीं मानेंगे। इसलिए अब दोनों दूसरे विकल्प की तलाश में लग जाते हैं ताकि साथ रह सकें। दीपू यादव अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने दोस्त सुग्रीव से करता है। सुग्रीव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और वह ट्रक भी चलाया करता था। दीपू यादव की सारी बातें सुनने के बाद सुग्रीव इन दोनों को बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जो देखने में काफी हद तक शिखा दुबे की तरह लगती है। उसकी कदकाठी और लंबाई भी पूरी तरह शिखा दुबे जैसी है। अगर हम उसकी हत्या कर दें और हत्या करने के बाद उसे शिखा दुबे के कपड़े पहना देंगे और उसका चेहरा बिगाड़ देंगे तो लोग शिखा दुबे को मरा हुआ समझ लेंगे। फिर तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर बड़े आराम से रह सकते हो। दीपू यादव और शिखा दुबे को सुग्रीव का यह आइडिया काफी पसंद आता है और दोनों इस प्लानिंग को हकीकत में बदलने के मिशन पर लग जाते हैं। प्लान के बाद अब सुग्रीव शिखा दुबे की तरह दिखने वाली पूजा कुमारी नाम की लड़की से संपर्क करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक नौकरी है मेरे पास। अगर तुम चाहो तो मुझे आकर मिल सकती हो। पहले महीने का पगार भी तुम्हें एडवांस में दिया जाएगा। पूजा कुमारी की उम्र भी यही कोई 25 से 26 साल की थी। उसकी एक 3 साल की बेटी भी थी। क्योंकि पूजा कुमारी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वह काम की तलाश में भी थी, इसलिए जब सामने से ऑफर आता है तो पूजा कुमारी मना नहीं कर पाती और वह काम की तलाश में सुग्रीव से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। सुग्रीव तुरंत इस बात की जानकारी दीपू और शिखा को देता है और तय किया जाता है कि 10 जून को इस प्लानिंग को हकीकत में बदला जाएगा। प्लान के तहत सुग्रीव अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकल जाता है ताकि वह पूजा को अपने साथ ला सके। इधर तय समय के मुताबिक शिखा दुबे भी अपने घर से निकलकर दीपू यादव से मिलती है और बाजार जाकर कुछ नए कपड़े खरीदती हैं। उधर सुग्रीव पूजा को लेकर वापस आने लगता है। वापस आते हुए वह पास के जंगल में गाड़ी रोकता है और पूजा से कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग तुमसे मिलेंगे जो काम देंगे। इसी बहाने से वह गाड़ी रोक देता है और पूजा को गाड़ी से उतारकर जंगल में ले जाता है। यहाँ पर दीपू और शिखा भी आ जाते हैं। यहाँ आकर बड़ी बेरहमी से सुग्रीव और दीपू गला दबाकर पूजा की हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा दुबे बाजार से खरीद कर लाए नए कपड़े खुद पहनती है और जो कपड़े पहनकर वह घर से निकली थी वे कपड़े पूजा को पहना देती हैं। यहाँ तक कि जो काला धागा अक्सर शिखा अपने गले में पहना करती थी वह भी पूजा के गले में डाल देती है ताकि इस लाश की पहचान शिखा के तौर पर की जा सके। शिखा अपनी चप्पल भी पूजा के शव के आसपास ही छोड़ देती है। अपना सब कुछ पूजा को पहनाने के बाद शिखा पूजा के सभी कपड़े छिपाकर अपने बैग में रख लेती हैं। कपड़ों के आधार पर तो पूजा अब शिखा बन चुकी थी, मगर चेहरे से वह अब भी पूजा के तौर पर ही पहचानी जा सकती थी। इसलिए अब सुग्रीव और दीपू मिलकर ट्रक से लोहे का बड़ा सा रॉड निकालते हैं और बड़ी बेरहमी से पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देते हैं। ये लोग तब तक उसके चेहरे पर हमला करते रहते हैं जब तक पूजा का पूरा चेहरा बिगड़ नहीं जाता। इसके अलावा ये लोग पूजा के शरीर को सिगरेट से भी जलाते हैं ताकि इस मामले को दूसरा रूप दिया जा सके। हत्या करने के बाद दीपू और शिखा दुबे तुरंत वहां से सोनभद्र की तरफ भाग जाते हैं, जबकि सुग्रीव अपने साथी बलराम के साथ शव को उठाकर सरयू कैनाल के पास के जंगलों में फेंक देता है और फिर छुप जाता है। कुछ दिनों तक तो शिखा दुबे और दीपू का प्लान बहुत अच्छे से काम करता है, मगर जैसे ही शिखा दुबे पुलिस के हाथ लगती है इनके राज से पर्दा उठ जाता है। शिखा दुबे और दीपू यादव के खुलासे को सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई स्तब्ध था कि मासूम सी दिखने वाली शिखा दुबे ने इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। शिखा ने अपने प्यार के साथ रहने के लिए एक 3 साल की मासूम के सिर से उसकी मां का साया छीन लिया। इस खुलासे के बाद जब शिखा दुबे को पिता के सामने लाया जाता है तो एक पल के लिए तो उन्हें यकीन भी नहीं होता कि जिस बेटी को वे मरा समझकर अंतिम संस्कार तक कर चुके थे वही अब उनके सामने है। पिता बेटी का गाल छूकर यकीन करने की कोशिश करते हैं कि वह जिंदा है। वे थोड़े भावुक भी होते हैं, मगर थोड़ी देर बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहते हैं कि जितने जघन्य अपराध को इसने अंजाम दिया है इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। यह मेरे लिए मर चुकी है।
इन सभी खुलासों के बाद पुलिस दीपू यादव, सुग्रीव, शिखा दुबे तथा बलराम को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज देती है। शिखा दुबे का इस कहानी की शुरुआत में कत्ल होता है, वहीं शिखा दुबे कहानी के अंत में कातिल निकलती है। पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न का भी जिक्र था, मगर इन लोगों में से किसी ने भी पूजा के साथ यौन शोषण की बात नहीं स्वीकारी और पुलिस भी इस बात को साबित नहीं कर सकी। फिलहाल इस केस की स्थिति सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। 2011 में घटी इस घटना के कुछ साल तक तो शिखा दुबे और दूसरे आरोपी जेल में रहे, मगर कुछ साल बाद ही शिखा दुबे तथा दीपू यादव बेल लेकर जेल से बाहर आ गए। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद शिखा दुबे और दीपू यादव अलग अलग शादी करके अपनी दुनिया बसा चुके हैं। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक आज भी इस केस की फाइलें अदालत में धूल में पड़ी हैं और अब तक इस केस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये था शिखा दुबे और दीपू यादव केस। इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही सच्ची घटनाएं इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।